सो पॉलीमर की बात करते हैं बच्चों, मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिख दी है कि पॉलीमर क्या होता है। पॉलीमर इज अ लॉन्ग चेन ऑफ स्मॉल यूनिट्स ऑफ मोनोमर। जब ये ज्वाइन हो जाते हैं ना छोटी छोटी यूनिट्स मोनोमर्स की, तो मिलके एक बड़ा लार्ज मॉलिक्यूल बनाते हैं, जिसे पॉलीमर बोलते हैं। अब पॉलीमर कुछ इस तरह से, यार देखो सिंपल भाषा में समझते हैं। जैसे कि पॉली का मतलब क्या था, ग्रीक भाषा, देखो ग्रीक वर्ड है एक्चुअली। ये जो है ना मेरे पास पॉलीमर, ये ग्रीक वर्ड है भाई, ग्रीक से लिया गया था। पॉली का मतलब होता है मैनी, ठीक है, और मर्स का मतलब होता है यूनिट्स। तो जब मैनी यूनिट्स व्हेन दे आर जॉइंड टुगेदर टू मेक अ सिंगल लार्ज मॉलिक्यूल, यही हमारा पॉलीमर होता है। सभी ने माला देखी होगी, माला फूल की माला, मतलब फ्लावर्स की माला या फिर मोतियों की माला। तो आपने देखा होगा कि मैं यहाँ पे बना रहा हूँ ऐसे, ठीक है, ड्राइंग मेरी बस ठीक ठीक है, इतनी भी अच्छी नहीं है। जैसे मान लीजिए ये मेरे पास कुछ मोती है, यानी पेबल्स है, और मैंने इनको ऐसे जॉइंट कर दिया है। क्या कर दिया, धागे से जोड़ दिया। तो आप देखोगे कि यार एक प्यारी सी सुंदर सी माला एक तैयार हो जाएगी। सिमिलरली सिमिलरली क्या होता है बच्चों, जो ये छोटे छोटे मोती आप देख रहे हो जॉइंट हो गए हैं, ऐसे ही छोटे छोटे मोनोमर होते हैं। ये छोटे छोटे मोनोमर जो होते हैं, मोनोमर हमने नाम दे दिया इनको, मोनोमर यूनिट्स। जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं छोटे छोटे, और वो जब जुड़ जाते हैं आपस में, लाइक फोर्सेस ऑफ, जैसे आप जानते हो कि मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती है, वैन डर वाल्स फोर्सेस होती हैं, ठीक है ना, डाइपोल डाइपोल भी होते हैं। तो ऐसे ही करके वो जुड़ जाते हैं। अब इनमें क्या होता है कि जब ये मोनोमर्स, ये यूनिट्स जुड़ती है हमारी, तो एक लार्ज जैसे एक मॉलिक्यूल बन जाता है। जैसे यहाँ पर आपने एक माला देखी बन गई है, वैसे इससे क्या होता है, जब मोनोमर यूनिट्स जुड़ती हैं तो आप मिलने के बाद सारी एक लार्ज मॉलिक्यूल बनाती हैं, जिसको हम बोल देते हैं पॉलीमर। ठीक है, तो ये मैंने बस एक एग्जांपल लिया है, ठीक है, कि पॉलीमर बना कैसे, छोटे छोटे मोनोमर यूनिट्स को ज्वाइन करके, ये सारी छोटी छोटी यूनिट्स की मोनोमर्स और उन्हें ज्वाइन करके जैसे एक माला बनती है, वैसे ही एक पॉलीमर बनता है। ठीक है, ये बेसिक सा आपको मैंने एक आइडिया दे दिया। ठीक है, तो पॉलीमर्स क्या होते हैं, पॉली मतलब मैनी, मर मतलब यूनिट्स। तो छोटी छोटी यूनिट्स जब ज्वाइन हो जाती है तो पॉलीमर बनाती है। एग्जैक्ट क्लियर बच्चों, वेरी गुड। अगर ये क्लियर हो गया तो भाई मजा आ गया। अच्छा एक बात बताओ, ये जो प्रोसेस चला, इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, इस प्रोसेस को बोला जाएगा पॉलीमराइजेशन। तो भाई क्लास में आ सकता है क्वेश्चन कि व्हाट इज पॉलीमराइजेशन। आप कहोगे सर जी पॉलीमर तो पढ़ा था, पॉलीमराइजेशन क्या होता है। तो पॉलीमराइजेशन कुछ नहीं है भाई साहब, सिंपल सी बात है कि स्मॉल यूनिट्स का ज्वाइंट होके ट्रांसफर हो जाना एक, या फिर कहते हो ट्रांसफॉर्म हो जाना एक लार्ज मॉलिक्यूल में, ये हमारा पॉलीमराइजेशन है। तो पॉलीमराइजेशन क्या होगा, मैं लिख देता हूँ भाई यहाँ पे कि पॉलीमराइजेशन, पॉलीमराइजेशन क्या होगा, पॉलीमराइजेशन क्या है, इट इज द प्रोसेस, प्रोसेस इन विच मोनोमर यूनिट्स, मोनोमर यूनिट्स आर joined and joined together and transform transformed into a polymer। ठीक है, एक पॉलीमर में ट्रांसफॉर्म हो जाएंगी जब भी छोटी छोटी यूनिट जुड़कर, इसी को हमने बोल दिया पॉलीमराइजेशन। ठीक है, और बच्चों कुछ और बातें कर लेते हैं पॉलीमर के बारे में। एक बात और, हाँ, अगर मैं आपसे बोलूं नेचुरल पॉलीमर क्या है, क्योंकि आपने देखो नेचुरल फाइबर सुना ना, लेकिन अगर नेचुरल पॉलीमर आ जाए, टीचर आपसे पूछ ले भाई नेचुरल पॉलीमर क्या है, अब वो कहोगे यार नेचुरल फाइबर तो था यार, वुल है, सिल्क है, कॉटन है। अरे वही तो है नेचुरल पॉलीमर, वो भी तो किसी न किसी छोटी यूनिट से मिलकर बने होंगे। तो भाई साहब बिल्कुल सेम आप कह सकते हो नेचुरल पॉलीमर क्या है हमारे, जैसे कि सिल्क हो गया, है ना, कॉटन हो गया, कॉटन के क्लोथ्स वगैरह, सिल्क के क्लोथ हो गए, और अपना जूट हो गया, और वुल हो गया। ठीक है, ये सारे हमारे एक्सेट्रा, और भी कई सारे होते हैं, इधर 3 4 तो याद रखो। तो नेचुरल पॉलीमर है हमारे ये चारों। और हम बोल सकते हैं कि सेल्यूलोज जो होता है हमारा, सेल्यूलोज, वो भी इसके अंदर ऐड कर लो एक लाइन कि जो सेल्यूलोज है हमारे, सेल्यूलोज ये हमें मिलता है प्लांट सेल से, प्लांट सेल वॉल से। ठीक है,
प्लांट सेल वॉल। ठीक है, ये भी हमें मिलता है सेलुलोज प्लांट सेल वॉल से। अब आगे बात करते हैं नेचुरल पॉलीमर के अलावा क्या सिंथेटिक पॉलीमर भी होता है। ऑफ कोर्स यार, जैसे सिंथेटिक पॉलीमर था वैसे सिंथेटिक पॉलीमर भी होता है। जैसे सिंथेटिक हमारा फाइबर था वैसे ही सिंथेटिक पॉलीमर भी होता है। सिंथेटिक पॉलीमर, ठीक है। तो डरने वाली बात नहीं है, जो आपके मन में आए आप इसे बस एक्सप्रेस करो, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आपने आपको मान लो कि चलो मान लेते हैं कि आपको गलत आंसर पता है इसका। मान लो आपने टीचर ने बोला नेचुरल पॉलीमर क्या है, आपने कहा यार ये तो पता नहीं। हाँ नेचुरल फाइबर तो पता था, वो सिल्क है ना, प्लांट एनिमल से मिलते हैं। लेकिन आप बोल के देखो, क्या पता तो कैसे सही हो जाए, है ना। तो कभी भी अपनी भावनाओं को दबाए मत, उन्हें एक्सप्रेस कीजिए, ताकि आप अपने शब्दों के थ्रू सामने वाले को बता सके कि मुझे कुछ आए या ना आए, पर मुझे इतना है कि अगर गलत होगा तो कुछ सीख जाऊंगा। ठीक है, और अगर सही हुआ तो भाई अप्रिशिएशन मिल जाएगा। ठीक है, वाह मोटिवेशन मिल गया यार। चलो आगे बढ़ते हैं। सिंथेटिक पॉलीमर क्या बोला मैंने, सिंपल है, मैनमेड फाइबर्स वही हमारे सिंथेटिक पॉलीमर्स बनाते हैं। जैसे कि हमारा हो गया भाई नायलॉन हो गया, एक्रेलिक हो गया और पॉलिएस्टर हो गया, एक्सेट्रा। ठीक है, तो पॉलीमर और होमोपॉलीमर के बारे में देखिए। होमो मतलब होता है सेम, ठीक है, होमो मतलब होता है सेम। अब होमोपॉलीमर मतलब यानी कि ऐसा पॉलीमर जो हमें ऑब्टेन हुआ जब उसमें सेम मोनोमर यूनिट्स ज्वाइन हुई। सिंपल सी बात बोलो, देखो क्या लिखा है, पॉलीमर्स आर मेड अप ऑफ सेम रिपीटिंग यूनिट्स। ये वेरी इंपॉर्टेंट, सेम रिपीटिंग यूनिट से ज्वाइंट होकर जो मुझे एक पॉलीमर मिला उसको मैंने बोला होमोपॉलीमर। ठीक है, क्लियर हो गया भाई, आसान है। नेक्स्ट देखो एग्जांपल, पॉलीथीन जिसमें इथीन की बहुत बड़ी चेन है, मैनी मोनोमर्स ऑफ इथीन आर जॉइंड टुगेदर। ऐसी पॉलीप्रोपाइलिन हो गया, पीवीसी हो गया, टेफ्लॉन हो गया। अब पीवीसी क्या है देखो, पीवीसी जैसे जो पाइप्स आते हैं पीवीसी, इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक वायर जब लगते हैं घर में तो पीवीसी के पाइप लगाए जाते हैं, है ना। और जो आपके पानी के टैंकर वगैरह है उनमें भी जो पाइप जो जाते हैं पीवीसी की होती है। तो पीवीसी अपने आप में एक बहुत बढ़िया बेहतरीन मटेरियल है बेटा। पीवीसी का मतलब देखो, पी का मतलब हो गया पॉली, वी से हो गया विनाइल, ये सी से हो गया क्लोराइड। पॉली विनाइल क्लोराइड को ही शॉर्ट फॉर्म में पीवीसी बोला जाता है। तो ये अगर मैं बोलूं इसके मोनोमर्स क्या है तो विनाइल क्लोराइड इसमें मोनोमर यूनिट होगा पीवीसी में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, अभी डिटेल में आगे चर्चा करेंगे इसके बारे में। फिलहाल के लिए नॉर्मल सी बात मैंने आपको बोली, होमोपॉलीमर आपने कहा सर जी बहुत आसान है। जब सेम रिपीटिंग यूनिट जॉइंट होती है छोटी छोटी और मिलके एक पॉलीमर बनाएंगी तो उसे हम होमोपॉलीमर बोलते हैं। ठीक है भाई, तो ये बात क्लियर हो गई है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब कोपॉलीमर क्या है, कोपॉलीमर अपने आप में एक बहुत बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, क्योंकि इसके आने की वजह से हमें बहुत सारे ऐसे मटेरियल मिले जो आगे चल के हमारे लिए बहुत अच्छे साबित हुए। जैसे आपने कुकर का हैंडल, बर्तन देखे आपने जिसमें खाना बनता है, तो आप उसमें नोटिस करोगे यार वो हैंडल गर्म क्यों नहीं होता, उस हैंडल के ऊपर बेकलाइट लगा होता है। ठीक है, तो बेकलाइट जो है वो भी तो एक कोपॉलीमर और थर्मोसेटिक प्लास्टिक है। ठीक है, तो आगे हम बात करेंगे उसके बारे में भी। तो ये जब आए कोपॉलीमर्स तो इनसे बहुत ही हमें सुविधाजनक रहे हमारे लिए। आगे चलिए देखिए सुनिए इसके बारे में क्या है। कोपॉलीमर्स आर द पॉलीमर्स ऑब्टेन फ्रॉम टू और मोर डिफरेंट मोनोमर यूनिट्स। जब दो या दो से ज्यादा डिफरेंट मोनोमर यूनिट्स ज्वाइन होके एक सिंगल पॉलीमर बनाएंगी तो उसको हम बोलते हैं कोपॉलीमर। ठीक है, तो एग्जांपल के लिए नायलॉन हो गया, नायलॉन के अंदर ये पॉलीएमाइड होते हैं एक्चुअली, इनके अंदर अमाइड लिंकेज होती है। ठीक है, इसके आगे टाइप भी आएंगे नायलॉन 66 और नायलॉन 6। ठीक है, तो वो मैं आगे जब नायलॉन पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा। फिलहाल के लिए याद रखो नायलॉन हो गया, पॉलीएमाइड होते हैं इसके, पॉलीएमाइड से मिलकर बनाएंगे। और पॉलिएस्टर हो गया, एस्टर की लिंकेज है इसमें। बेकलाइट हो गया, मेलेमाइन हो गया, स्टाइरिन ब्यूटा डाइएमाइन रबर। भाई साहब इसकी शॉर्ट फॉर्म याद रखो, SBR, स्टाइरिन ब्यूटा डाइएमाइन रबर। ठीक है, SBR। ये सारे के सारे हमारे कोपॉलीमर्स हैं। ठीक है,
इसके बाद आ गया भाई कोपोलिमराइजेशन क्या होता है। अरे भाई जहां पे ये वर्ड आ जाए ना जेशन, समझ लो प्रोसेस आ गया, समझ लो, ठीक है। अब जैसे यहाँ बोलो कोपोलिमराइजेशन, भाई साहब प्रोसेस होगा किस चीज का, कोपोलिमर बनाने का। कोपोलिमर बनता कैसे है, जब दो या दो से ज्यादा डिफरेंट यूनिट्स मिलकर एक सिंगल यूनिट बनाती है। तो देखो क्या है, इट इज द प्रोसेस ऑफ केमिकली बॉन्डिंग टू और मोर डिफरेंट टाइप ऑफ मोनोमर टुगेदर टू फॉर्म अ कोपोलिमर। ठीक है भाई, क्लियर हो गया। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें दो या दो से ज्यादा डिफरेंट टाइप के मोनोमर केमिकली ज्वाइन हो जाते हैं और एक सिंगल कोपोलिमर बनाते हैं, इसी को बोलते हैं कोपोलिमराइजेशन। ठीक है भाई, आई होप आपको समझ आ गया होगा ये। अभी हम जान नहीं थे कहीं तुम जल्दी चलो, हो गया, बड़ा पढ़ा लिया आपने। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद भी मैं आपको बताने वाला हूँ कि पॉलीमर, अब देखो मैं सोच रहा था कि सबसे पहले नायलॉन बता दो, फिर भाई रेयॉन बताओ, एक्रेलिक बताओ, तो यार इससे पहले ना पॉलीमर के ऊपर सही से चर्चा हो जानी चाहिए, ठीक है। क्योंकि पॉलीमर क्या है, आगे प्लास्टिक पढ़ोगे, प्लास्टिक भी पॉलीमर है, ठीक है ना। तो पॉलीमर हमें थोड़ा सा जान लेना चाहिए कि पॉलीमर को और किस तरह से आगे क्लासीफाई किया गया। तो दो तरह से करा गया, देखो एक तो स्ट्रक्चर के बेस पे, एक उसके मैकेनिकल के। दो तरह से क्लासिफाई किया गया पॉलीमर को, एक स्ट्रक्चर पे और एक मॉलिक्यूल्स के बेस पे, ठीक है। तो चलो पहले मैं स्ट्रक्चर के बारे में बताता हूँ। तीन तरह के होते हैं। लीनियर स्ट्रक्चर होगा एक तो, यानी लीनियर लिंकेज होगी मॉलिक्यूल्स के बीच में। एक होगा ब्रांच चेन पॉलीमर, एक होगा क्रॉस लिंक पॉलीमर, ठीक है। तो चलो उनके बारे में डिस्कस करते हैं अच्छी तरह से एक एक करके। यहीं पर कर दूंगा, थोड़ा सा दिख रहा है, थोड़ा सा बता ही देते हैं ना, फिर आगे ब्रीफली कर लेंगे। चलो अब भाई, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, अगर मैं स्ट्रक्चर के बिहाफ पे बात करूं ना भाई, तो ये तीन तरह के हैं। एक है लीनियर, लीनियर चेन या लीनियर पॉलीमर बोल दो। एक हो गया भाई हमारा ब्रांच चेन पॉलीमर, जिसमें ब्रांचेस बन जाती हैं, ब्रांच चेन पॉलीमर। अभी भाई आनंद आने वाला है, रुक जाओ बस। आनंद यानी कि मजा आने वाला है, तुम देखो आनंद एक लड़के का नाम है, वो आने वाला है, ऐसा नहीं भाई। आनंद यानी कि मजा आने वाला है। ब्रांच चेन पॉलीमर के बाद तीसरा मैंने बोला था आपको, क्रॉस लिंक्ड, क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। भाई चीजों को ना कनेक्ट करके चलो यार, बहुत आसान हो जाता है जब आप कनेक्ट करके चलते पीछे। जैसे मैंने बोला लीनियर, लीनियर क्या होता है भाई, सीधा लीनियर ही होगा ना भाई, सीधी चेन। तो भाई साहब जिसमें मोनोमर्स हमारे सीधे जुड़े होते हैं, यानी लीनियरली अरेंज होते हैं, ऐसा नहीं कि मतलब सीधे तो सीधे रहेंगे, मतलब लीनियर मतलब एक साथ ऐसे लाइन में जुड़े रहते हैं। तो जैसे कि मान लो मैं यहाँ पे बोलता हूँ, व्हेन मोनोमर यूनिट्स, जैसे ये छोटे छोटे मोनोमर्स बना रहा हूँ मैं, ठीक है, और ये आपस में इस तरह से ऐसे जुड़े हैं, मतलब एक साथ लाइन में जुड़े हुए, बेशक चाहे ऐसे टेढ़े मेढ़े कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये जब मोनोमर्स ऐसे जुड़े हैं लाइन में, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ये लीनियर पॉलीमर। हम इसको सर्कल से भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे डब्बे डब्बे बना के, ठीक है, और ऐसे जॉइन दिखा दो ऐसे कि देख लो भाई ऐसे जुड़े हुए हैं ये, ठीक है, ये लो, ठीक है, ऐसे भी दिखा सकते हो कि भाई साहब ऐसे जुड़े हुए हैं, लीनियरली जुड़े हुए हैं। जब मोनोमर से लीनियरली जुड़े होते हैं तो ये लीनियर पॉलीमर बनाते हैं, लीनियर स्ट्रक्चर बनाते हैं पॉलीमर का। अब इसके ना फायदे होते हैं अलग अलग। आप सोच रहे हो सर जी पॉलीमर में स्ट्रक्चर के बिहाफ पे कर तो दिया, इसका क्या बेनिफिट है। बेनिफिट है, अगर मान लीजिए मैं अगर किसी चीज को ऐसे हल्का हल्का जोड़ रहा हूँ, और एक चीज है जो बिल्कुल ऐसे सख्ती से जोड़ रहा हूँ बिल्कुल टाइटली, तो भाई साहब आप बताओ, अगर मैं इसको पुल या पुश करूंगा तो कौन सी चीज जल्दी टूटेगी, जिसकी लिंकेज कमजोर होगी ना। अभी लिंकेज एक 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 उंगली से जोड़ रखा मैंने, 10 से खींचूंगा खुल जाएगा। अभी चारों पांचों उंगलियां ऐसे जुड़ देंगी कस के, तो थोड़ा और ज्यादा पुलिंग प्रेशर ज्यादा यूज, मतलब समझ रहे हो ना आप कैसे इसको पुल कर रहा हूँ, तो काफी प्रेशर लगेगा। तो ऐसे ही क्या है, जब ये लीनियरली जुड़े हुए हैं, यानी एक साथ जुड़े हुए हैं, बहुत कस के ऐसे जुड़े हुए हैं, तो इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। इसकी मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, बॉन्ड अच्छा होता है, रेगुलर अरेंजमेंट होती है, डेंसिटी हाई होती है। पहले बता रहा हूँ मैं आपको। अगला देखो ब्रांच चेन पॉलीमर, इसमें ब्रांच है भाई, ध्यान समझते हो ना।
जैसे चुपचाप लीनियर जा रहा था लेकिन ब्रांच बन गई इसमें, कैसे देखो ब्रांच टहनियां जैसे होती है ना, तो वैसे ही इसमें क्या हुआ, जैसे मान लो ये पॉलीमर बना दिया मैंने। हम्म देख लो तुम्हारे लिए उल्टा अक्षर लिख रहा हूँ, मुझे लिखा भी नहीं जा रहा। ठीक है, फटाफट लिख देते हैं भाई। ठीक है, ये बना दिए मैंने मोनोमर जो कि जुड़े हुए हैं आपस में। और जुड़ने के बाद देखो कुछ इस तरह से अलग से इधर एक ब्रांच बन गई इनकी, अरे भाई कुछ यहाँ से बन गई, अरे भाई साहब कुछ यहाँ से बन रही है, अरे अरे अरे, क्या बात है। मतलब और भी इनके साथ जब जुड़ेंगे ना तो ऐसे ब्रांच बन के निकल रहे अलग अलग। तो भाई साहब जब ऐसे ब्रांच बन जाती है मॉलिक्यूल्स के बीच में, हमें पता नहीं लेकिन कहीं से ब्रांच बन सकती है, तो उस समय क्या होता है, ये ब्रांच चेन पॉलीमर बना जाते हैं। ठीक है, इनको ब्रांच चेन पॉलीमर बोल देंगे। अब क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर में क्या होता है यार, इसमें ना जैसे मान लो ये छोटी छोटी यूनिट्स मैंने जोड़ दिए। ये जोड़ दिए, ये ऐसे 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 खूब सारे खूब सारे खूब सारे खूब सारे ऐसे बना दिए। ठीक है, और ऐसे इधर एक और बना दिया, ऐसे ऐसे करके बना दिया। लोग ये फटाफट बना देते हैं आपके लिए ताकि आप बोर ना हो। ठीक है, ये लो भाई बना दिए। अब ऐसे ये जॉइंट हो जाता है आपस में। ठीक है, ऐसे जॉइंट हो रहा है ये आपस में जॉइंट हो गया ना, यानी इसके साथ अगर नीचे कोई और एक और लाइन आई ऐसे, वो भी जुड़ जाएगा। एक और अगर ऐसे चेन आई वो भी जुड़ जाएगी, यानी क्रॉस लिंक हो जाएगी, यानी बहुत अच्छी अरेंजमेंट हो जाएगी भाई साहब। क्रॉस लिंक हो गए एकदम फंस फंस के जुड़ गए। तो ये हमारा कैसा हो गया देखो, लीनियर जिसमें लीनियर ही जुड़े हुए हैं। ठीक है, और ब्रांच चेन जिसमें ब्रांच आ जाएगा चेन में, और क्रॉस लिंक्ड में क्रॉस लिंक्ड है एक दूसरे के साथ। तो इसी को ही हम बोलते हैं थ्री डायमेंशनल यानी 3D स्ट्रक्चर भी बोल देते हैं, क्रॉस लिंक्ड को 3D स्ट्रक्चर भी बोल देते हैं। लीनियर पॉलीमर्स, जैसा कि मैंने आपको बोला कि तीन तरह के कैटेगरी है फुल स्ट्रक्चर, लीनियर, ब्रांच चेन पॉलीमर और क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। ठीक है बेटा, तो फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं लीनियर पॉलीमर। इसमें मैंने आपको बोला था पॉलीमर जो हमारे मोनोमर्स है वो लीनियरली अरेंज होंगे और एक स्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे। जैसे इन विच मोनोमर यूनिट्स आर जॉइंड और लिंक टुगेदर टू फॉर्म अ लीनियर चेन्स। अब देखो अगर कोई चीज लीनियरली जुड़ी है तो उसमें एक खास बात क्या होगी कि वेल पैक्ड है वो, अच्छी तरह से पैक्ड है। और क्या है खास बात, दे हैव हाई डेंसिटीज, उनकी डेंसिटी हाई है, और अगर डेंसिटी हाई है तो मेल्टिंग पॉइंट बढ़िया होगा। हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ है यानी पुलिंग स्ट्रेंथ अच्छी है। आप कह सकते हो कि अगर आप खींचोगे तोड़ने की कोशिश करोगे तो जल्दी टूटेगा नहीं। हाई मेल्टिंग पॉइंट है, हाई मेल्टिंग पॉइंट है भाई। एग्जांपल के लिए पॉलीथीन और नायलॉन हो गया, पॉलिस्टर हो गया। आपको नायलॉन के बारे में एक बात तो, नायलॉन अभी हम पढ़ेंगे तो बताऊंगा, बट वैसे भी बता देता हूँ थोड़ा सा कि नायलॉन इतना स्ट्रॉन्ग होता है भाई साहब। अगर मान लो इस चौक जितनी मोटी मैंने नायलॉन की एक थान ली है और इतनी मोटी मैंने स्टील वायर ली है, और दोनों में अगर मैं पुलिस स्ट्रेंथ चेक करता हूँ टेंसाइल स्ट्रेंथ, तो भाई साहब नायलॉन जीत जाएगा, स्टील की वायर टूट जाएगी। ठीक है, चलो आगे पढ़ेंगे। ब्रांच चेन पॉलीमर in which monomer units are joined to form a long chain with side chains। जैसे ये साइड में एक चेन आ गई ना, ये देखो ऐसे ही चलते 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 साइड में एक चेन आ गई, इधर एक चेन आ गई, इधर एक चेन आ गई, इधर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि डिफरेंट ब्रांचेस बन रही है अलग अलग लेंथ की। तो ये भी हमारा क्या है, ब्रांच चेन पॉलीमर। ठीक है, इसमें पॉलीमर बन रहा है लेकिन उनमें ब्रांचेस बनती जा रही है, वो लीनियरली अरेंज नहीं है। तो इसमें क्या क्या नुकसान हुआ। अब देखो कोई भी चीज अगर अगर आप सीधा ऐसे चल के बनता है तो लीनियर बन जाता है, लेकिन यहाँ ब्रांच आने की वजह से इसमें थोड़ी सी आप कैसे तो ड्रॉबैक्स आ गए बेचारे के लिए, क्योंकि इसमें क्या हो गया, इरेगुलरिटी आ गई। अब कोई बंदा अगर ढंग से ना चले, कहते हैं ना वो अनुशासन में नहीं है, तो फिर क्या फायदा उस चीज का। तो जब अनुशासन टूट जाएगा, ब्रांच बन जाएगी फालतू की, तो यहाँ से लो टेंसाइल स्ट्रेंथ हो जाएगी, मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाएगा लीनियर पॉलीमर के अकॉर्डिंगली। और लो डेंसिटी पॉलीथीन एक इसका एग्जांपल है, और ग्लाइकोजन एग्जांपल है, स्टार्च एग्जांपल है। ग्लाइकोजन देखो, ग्लाइकोजन क्या है, डिफरेंट ग्लूकोज की यूनिट्स जब जॉइंट हो जाती हैं और मिक्स हो जाती है एक लार्ज मॉलिक्यूल बनती है ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन एनिमल्स में होता है, जब जरूरत पड़ती है तो एनर्जी हमें मिलती है उससे। ठीक है, ये जनरली ग्लाइकोजन जो होता है हमारा, आप कह सकते हो मसल्स और लीवर वगैरह में होता है स्टोर। ठीक है, और स्टार्च जो होता है वो होता है हमारा प्लांट में। ठीक है, तो इनकी जो अगर हम जूम करके इन्हें देखते हैं तो इनके अंदर भी कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बना हमें दिखता है, ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर। ओके,
चलो आगे बात करते हैं क्रॉस लिंक पॉलीमर क्या होते हैं इन विच मोनोमर यूनिट्स आर क्रॉस लिंक टुगेदर टू फॉर्म अ 3D स्ट्रक्चर, थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाते हैं इसमें। ओके, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कैसे ये लीनियरली जा रहा था, लेकिन नहीं इसमें तो ब्रांच बन गई। देखो जरा, ये रही एक मतलब ब्रांच बनी और जो बन के जुड़ गई है, इसीलिए क्रॉस लिंक्ड बोला हमने। अगर ये सिंगल देखो तो ब्रांच बनी, लेकिन अगर ये ऐसे जुड़ रही है ब्रांच ऐसे जाके, तो भाई साहब ये तो क्रॉस लिंक्ड हो गया ना एक दूसरे के साथ, क्रॉस लिंक हो रहे हैं। तो क्रॉस लिंकेज जब बन जाती है, क्रॉस लिंक्ड हो जाते हैं जब पॉलीमर्स, तो उसको हम बोलते हैं क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। ये सारे मोनोमर्स हैं बेचारे, अच्छी खासी इनमें बॉन्डिंग हो गई, क्रॉस लिंक्ड हो गए हैं, तो एक मजबूत स्ट्रक्चर बना रहे हैं। तो इस वजह से हम बोल सकते हैं ये हार्ड होते हैं, रिजिड होते हैं, रिजिड मतलब जो मूव नहीं करते, ठीक है, एंड ब्रिटल बिकॉज ऑफ नेटवर्क स्ट्रक्चर, और 3D स्ट्रक्चर की वजह से इसमें ब्रिटलनेस आ जाती है। बेकलाइट हो गया, मेलेमाइन हो गया, और फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन, ये कुछ हमारे एग्जांपल है। जैसे मैंने बेकलाइट के एग्जांपल दिया था आपको कि जो आपके पास कुकर है या बर्तन है, कोई भी मतलब खाना पकाने के बर्तन, तो उसके जो हैंडल होते हैं उसमें वो जो प्लास्टिक लगी होती है वो बेकलाइट की बनी होती है, ठीक है, क्योंकि जो बेकलाइट होता है वो बहुत ही अच्छा प्लास्टिक है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में आता है ये, और इसमें हीट रेजिस्टेंट है ये, यानी कि गर्म नहीं होता ये। इस तरह से मेलेमाइन भी जो होता है, हमारे जो फायर फाइटर्स होते हैं उनके कपड़ों में मेलेमाइन की लेयर होती है ताकि उनको आग ना लग सके, आग से बच सके, ठीक है। तो बेसिकली ये हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लो जो भी है भाई, इसको कर लो, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जिसमें हम बात करेंगे वल्कनाइज्ड रबर, रबर के बारे में, और इलास्टोमर्स क्या होते हैं इसके बारे में, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्सेस। देखो भाई, सिंपल सी बात है कि अगर हम बात करते हैं पॉलीमर की स्ट्रक्चर बेसिस पे हमने कर ली तीन की, ठीक है। अब हम बात करेंगे मॉलिक्यूलर फोर्सेस पे, लेकिन अगर मॉलिक्यूलर फोर्सेस पे हम बात कर रहे हैं तो कुछ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज जो है वो डिपेंड करती हैं। जैसे हमारी होगी टेंसाइल स्ट्रेंथ हो गई है, इलास्टिसिटी हो गई, टफनेस हो गई, उसके बिहाफ पे होता है। लेकिन अब ये जो प्रॉपर्टीज है ना, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, ये भी एक चीज पे डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड करती है भाई? इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। अब इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या होती है? मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाली फोर्सेस, चाहे वो अट्रैक्टिव हो चाहे वो रिपल्सिव हो, ठीक है। अब हम बात करें जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया, यानी हाइड्रोजन हाइड्रोजन का बॉन्ड करते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे HF, ठीक है, और HF यानी हाइड्रोजन फ्लोराइड हाइड्रोजन फ्लोराइड, तो यहाँ पे इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू ये दोनों जुड़ जाते हैं, ठीक है। सो इस तरह से कुछ हमारे एग्जांपल है, और भी है, हम डिटेल में नहीं जाएंगे यार, क्योंकि फिर टॉपिक हमारा उधर चला जाएगा इंटरमोलिकुलर फोर्सेस पे। नॉर्मल सी बात हमने समझ ली भाई, मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाली फोर्सेस इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती हैं, जिनमें हाइड्रोजन बॉन्ड भी होता है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन भी होता है, वैन डर वाल फोर्सेस भी होती हैं, ऐसी बहुत सी। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। सो अगर मैं इसकी बात करूं कि डिपेंडिंग ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, यानी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस पे अगर मैं डिपेंड करता हूं पॉलीमर को, तो वो चार हैं भाई। कौन कौन से? पहला हो गया इलास्टोमर्स, दूसरा हो गया फाइबर्स, तीसरा हो गया हमारा थर्मोप्लास्टिक, चौथा हो गया थर्मोसेटिंग पॉलीमर, ठीक है। सो फर्स्ट मैं अभी डिस्कस कर रहा हूं इलास्टोमर। इलास्टोमर्स क्या होता है? नाम से पता लग रहा है भाई, नाम से, नाम है तो वही काम है भाई, सिंपल सी बात है, जो नाम वही काम। इलास्टो मतलब इलास्टिक प्रॉपर्टी होगी, साफ साफ पता लग रहा है, यानी ऐसे पॉलीमर्स दैट हैव इलास्टिक कैरेक्टर लाइक रबर कॉल्ड इलास्टोमर। अब देखो, हम जनरली रबर को इलास्टिक कैरेक्टर क्यों बोलते हैं? इलास्टिक कैरेक्टर एक्चुअल में क्या होता है, इलास्टिसिटी क्या होती है। मान लो जैसे मैंने स्टील का स्केल ले लिया, अब स्टील का स्केल लिया, सबने यूज भी किया भाई तक, है ना, लेकर लाइन वगैरह खींची होगी, अपने दोस्तों के साथ छेड़खानियां भी करी होगी। तो जब हम स्केल को ऐसे थोड़ा सा खींच के ऐसे छोड़ते हैं, तो वापस वैसी शेप बन जाती है ना उसकी। जैसे ऐसे करा, ऐसे करके गए, छोड़ा, वापस आ गया, फिर ऐसे करा, छोड़ दिया, वापस आ गया। यानी कि हमने एक फोर्स अप्लाई किया और वो पर्टिकुलर सब्सटेंस जो था एक बेंड होकर वापस अपनी रिगेन कर लेता है ओरिजिनल शेप, जब मैं उस पर फोर्स हटाता हूँ। तो इसका मतलब इलास्टिसिटी क्या है? ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें फोर्स लगाने पर कोई सब्सटेंस अगर अपनी सेम इनिशियल पोजीशन को वापस रिगेन कर लेता है, तो वो इलास्टिक प्रॉपर्टी बन जाती है उस मटेरियल की। सभी मटेरियल इलास्टिक नहीं होते, ठीक है, पर कुछ कुछ होते हैं इलास्टिक। जैसे कि अभी हम पॉलीमर की बात कर रहे हैं, तो पॉलीमर हमने डायरेक्ट बोल दिया क्योंकि रबर के साथ रिएक्ट करते हैं, जल्दी चीजें समझ आती है इलास्टिक वाली। तो द पॉलीमर दैट हैव इलास्टिक कैरेक्टर, जिसमें इलास्टिक कैरेक्टर है, सिंपल सी बात, लाइक रबर, जैसे रबर में होता है ना,
वैसे इलास्टिक कैरेक्टर अगर पॉलीमर में भी है, यानी वो खींचने पर वापस ऐसे श्रिंक, वापस ऐसे हो रहा है, ऐसे खींचा पॉलीमर को, छोड़ा तो वापस अपनी शेप में, ठीक है। तो इसका मतलब उसके अंदर इलास्टिक कैरेक्टर है, तो भाई साहब वो इलास्टोमर है। जैसे आजकल फेमस हो रही है वो जीन्स की पैंट ना, क्योंकि अनकंफर्टेबल होती है, जनरली बॉडी सख्त होती है, लेकिन अब उनमें लाइक्रा ऐड हो गया। लाइक्रा मतलब आप कह सकते हो उसमें इलास्टिसिटी बढ़ा दी गई है, तो उसके अंदर आप मोटे हो पतले हो क्या है, पहन लो भाई साहब, मस्त कंफर्ट होता है, ठीक है। पॉलीमर चेन्स हेल्ड टुगेदर बाय वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। यहाँ पे इंटरमोलिकुलर फोर्सेस थोड़ी वीक होती है इलास्टोमर में, क्योंकि देखो अगर वीक होगी तभी तो इलास्टिक कैरेक्टर बढ़ेगा ना। जब स्पेस या जैसे मान लो दो मॉलिक्यूल है, उनके बीच में अगर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ज्यादा है, तो आप उन्हें खींचोगे तो क्या वो इलास्टिक हो गए, फट ही नहीं जाएंगे ज्यादा फोर्स रहेगा। तो जब उनके बीच में फोर्स थोड़ा कम होगा, तो अगर हम उसे खींचेंगे थोड़ा सा स्ट्रेच होकर वापिस, ठीक है ना, तो इस वजह से क्या है, वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होंगे अगर पॉलीमरिक चेन के अंदर, तो वो हमारा इलास्टोमर होगा। एग्जाम्पल के लिए इन्होंने नेचुरल रबर को दिया है, एक बढ़िया एग्जाम्पल दिया नेचुरल रबर का। अब इसमें ना क्वेश्चन आता है भाई, बहुत तगड़ा क्वेश्चन आता है एक नंबर का, कि भाई साहब वल्कनाइज रबर क्या होती है, ठीक है। एमसीक्यू में आ सकता है कि भाई वल्कनाइजेशन क्या होता है, वल्कनाइज रबर क्या होती है, और सल्फर डालने से इलास्टिक प्रॉपर्टी बढ़ती है क्या रबर की या नहीं बढ़ती। या फिर ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि ऐसा कौन सा मेटल है या एलिमेंट है जिसको नेचुरल रबर में ऐड करने पर उसकी इलास्टिक स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, ठीक है। तो उसमें आंसर आएगा हमारा सल्फर। तो इसमें क्वेश्चन बन सकता है, ये इंपॉर्टेंट है भाई, स्टार बना रहा हूं इसको, कि natural rubber is heated 3 to 5% of sulfur added to it become non-sticky and more elastic, तो वो non-sticky और more elastic बन जाता है। This process is called vulcanization and the product is formed is called vulcanized rubber. Okay, so इसको किसने डिस्कवर किया, इसको डिस्कवर किया था हमारे चार्ल्स गुडियर ने, ठीक है। नाम ही नाम देखो गुडियर, खुश हो गया भाई, बहुत अच्छा बंदा है। चार्ल्स गुडियर ने 1839 में इसको डिस्कवर किया था कि सल्फर को ऐड कर दो भाई नेचुरल रबर में, तो बढ़िया रबर बन के आएगी, आपको बहुत इलास्टिक होगी और उसकी नॉन स्टिकी भी रहेगी, ठीक है। तो ये अपने आप में एक बहुत अच्छा कंसेप्ट है। देखो बच्चों फाइबर पे आते हैं, फाइबर की बात करते हैं हम, वैसे तो काफी देर से फाइबर की बात कर रहे हैं यार, ठीक है, लेकिन इसकी भी हमारा एक पॉइंट है। तो फाइबर में क्या है, दीज आर द पॉलीमर्स व्हिच हैव स्ट्रांग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बिटवीन द चेन्स। चेन्स के बीच में जो पॉलीमर चेन्स है उनके बीच में स्ट्रांग चेन्स के बीच में स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती है। अब देखो जरा कैसी कैसी होती है भाई, या तो हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे, या फिर डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होगी। अब मैं आपको बताता हूँ क्या होता है यार, हाइड्रोजन बॉन्ड बड़ी देर से आ रहा है ना, दिमाग खराब कर रहा है, तो आप ये याद रखो भाई, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और क्लोरीन, NOF, नाइट्रोजन ऑक्सीजन और क्लोरीन, जब इनके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है, ठीक है बात। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, ठीक है, जैसे एग्जांपल हो गया NH3, तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई है, ठीक है। ऑक्सीजन के साथ बात करूं तो भाई हमारा ऑक्सीजन है और साथ में हाइड्रोजन है। अब आपको पता है सबसे बेस्ट एग्जांपल हमारा भाई H2O वाटर है, इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। और नेक्स्ट F से हो गया फ्लोराइन, फ्लोराइन, ठीक है, फ्लोराइन के साथ हो जाएगा जैसे कि हमारा HF, हाइड्रोजन फ्लोराइड, ठीक है, इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। कमाल की बात है, ये सिर्फ और सिर्फ पोलर जो हमारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, पोलर कंपाउंड होते हैं, उनमें ही वैलिड होता है हाइड्रोजन बॉन्ड, नॉन पोलर में नहीं होता। इसी तरह से डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन की बात करो तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन पे देखो HF जो है वो शो करता है, क्योंकि डाइपोल भी पोलर वाले मॉलिक्यूल्स का ही होता है। अब डाइपोल में होता क्या है, डाई मतलब होता है दो, पोल्स, अब पोल्स आपको पता है पॉजिटिव या नेगेटिव होता है ना। तो इसी तरह से लर्न करने के लिए डाइपोल में आप ऐसे याद रखो, जैसे मैंने आपको बोला भाई HCl, हाइड्रोन हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, तो HCl भी डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन शो करता है। क्यों करता है, देखो जैसे H हो गया और ये Cl हो गया, तो क्लोरीन पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव, लेकिन पूरी तरह से चार्ज नहीं आता, पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव आता है, ठीक है। और पार्शियल का साइन ऐसा होता है यहाँ पे, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, ऐसे ही और HCl के साथ ज्वाइंट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा बन जाएगा, देखो ये रहा H, ये रहा Cl, और यहाँ पे भी पार्शियल नेगेटिव चार्ज आया और इधर आया पार्शियल पॉजिटिव, तो इन दोनों के बीच में
जो ये पोल्स है ना, इनके बीच में अट्रैक्शन हो गई और एक वीक फोर्स क्रिएट हो गई, जो हमने बोली डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। ठीक है। सिमिलरली एचएफ के साथ भी ऐसे बॉन्ड बनेगा, और डाइपोल में बन सकता है हमारा जैसे SO2, इसमें भी डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन हुई भाई। कैसे भी देखो, ये रहा सल्फर, ये रहे दो ऑक्सीजन। ठीक है, ऐसे ऐसे डबल बॉन्ड बन गया। इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इन दोनों पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो इनके बीच में जो भी कहानी भी है, जो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो रही है इनके बीच में, वो बाय सब डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। ठीक है, तो क्लियर हो गया आपको। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग होती है इसमें। ठीक है, और डाइपोल वाले में पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज जब आ जाते हैं मॉलिक्यूल्स पे, तब होती है। ये बात ध्यान रखना, ये सारी हम बात मॉलिक्यूल्स की कर रहे हैं, मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन रिपल्शन की वजह से जो एक बॉन्ड क्रिएट हो रहा है। ठीक है, लेकिन कभी भी आप इसे एटम में मत बोलना, क्योंकि एटम्स अलग कंसेप्ट हो जाता है, एटम की फोर्सेस अलग हो जाती है, लेकिन ये मॉलिक्यूलर फोर्सेस है हमारी। ठीक है, तो चलो आगे चलते हैं, ज्यादा डीपली नहीं चलेंगे, क्योंकि ये कुछ हमारे जो कंसेप्ट है ना, ये 11th क्लास में चल के और ज्यादा डीपली करेंगे हम डिस्कस। चलो अगला एग्जांपल क्या है, इन केस ऑफ पॉलीअमाइड्स। मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि नायलॉन जो है ये पॉलीअमाइड है ना, यानी इसमें अमाइड लिंकेज होती है। अमाइड एक केमिकल कंपाउंड है। ठीक है, तो इसमें जैसे नायलॉन ने एग्जांपल दिया, तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग को शो करता है। ठीक है, फिर हम आगे भाई पॉलिएस्टर में। पॉलिएस्टर क्या है, सच एज टेरेलिन और डेक्रोन, ये नाम है उनके पॉलिएस्टर के। एस्टरिक यूनिट्स वगैरह होती है इनमें, और बढ़िया ये एक सिंथेटिक पॉलीमर है। तो इसमें डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होती है। वैसे आप क्वेश्चन याद रखो, कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि भाई पॉलिएस्टर में कौन सी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती हैं, डाइपोल डाइपोल या हाइड्रोजन हाइड्रोजन। तो डाइपोल इसका आंसर होगा पॉलिएस्टर में। ठीक है, और अगर नायलॉन के बारे में पूछ लिया तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी इसमें। नेक्स्ट करते हैं भाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो भाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है हाई फाइबर्स की, और लेस इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी थोड़ी कम होती है। फिर आ गया शार्प मेल्टिंग पॉइंट। भाई मेल्टिंग पॉइंट शार्प यानी कि जल्दी मेल्ट हो जाते हैं। ठीक है, और आपको पता भी है, क्वेश्चन भी आ सकता है कि सिंथेटिक फाइबर क्लोथ्स किचन में क्यों पहन कर नहीं जाते, कोई काम किचन का हो तो वहां पर कोई भी सिंथेटिक फाइबर के क्लोथ क्यों मना करता है कि सिंथेटिक फाइबर क्लोथ मत पहनो। इसका कारण यही है कि कभी भी वो आग पकड़ सकता है। ठीक है, बहुत ज्यादा इन्फ्लेमेबल होता है इस वजह से। तो शार्प मेल्टिंग पॉइंट है, वो चिपक जाएगा बॉडी के साथ, अगर वो जल जाएगा तो आग पकड़ लेगा। ठीक है, तो इसीलिए नहीं पहनते। अगला देखो, लॉन्ग थिन एंड थ्रेड लाइक कैन बी वोवन इन। देखो फाइबर हमारे जितने भी है ना, वो सारे लॉन्ग है, थिन है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, फ्लेक्सिबल है, और इस वजह से क्या है, हम उनको कपड़ों में कन्वर्ट कर सकते हैं वोवन करके इजीली। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक सी बातें हैं बच्चों। फाइनली लास्ट टॉपिक आ गया। ठीक है, मैं भी थक गया हूँ पढ़ाते पढ़ाते जैसे। ठीक है, लेकिन चलो लास्ट टॉपिक है, उसके बाद नई वीडियो आएगी, उसमें नायलॉन और बाकी सारे हमारे जो फाइबर्स है, सिंथेटिक फाइबर, उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो लास्ट टॉपिक है भाई ये थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर हमारे कौन से हैं, विच कैन बी इजिली सोफ्टेंड व्हेन हीटेड, और कूल हो जाते हैं आराम से। मतलब मान लीजिए जैसे कुछ प्लास्टिक्स है, जैसे टॉयज वगैरह बनाते हैं, तो टॉयज हो गया, कोई डेकोरेशन के लिए सामान हो गया, कुछ ऐसे जो प्लास्टिक के मटेरियल जिनको आप देखते हो कि यार देखो अलग अलग शेप में बने हुए हैं, और इजिली उनको जलाओगे तो मेल्ट हो जाएंगे और अपनी शेप चेंज कर लेंगे। ठीक है, तो वैसे प्लास्टिक्स किसके बने होते हैं, थर्मोप्लास्टिक्स कहलाते हैं। मतलब उन्हें हम थर्मोप्लास्टिक बोल देते हैं, जो इजिली अपनी शेप चेंज कर लेता है हीट करने पे। एक नई शेप हम दे सकते हैं, उसे बार बार रीयूज कर सकते हैं। ठीक है, so which can be easily softened when heated and hardened when cool। अगर वो मैं इसे कूल कर दूं तो वो जल्दी हो जाएगा। जैसे आईएमएफ यहाँ पे कुछ भी नहीं है। आईएमएफ का मतलब है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, एंड ये इंटरमीडिएट होती है इलास्टोमर्स और फाइबर्स के बीच में। इंटरमीडिएट मतलब कि थोड़ा थोड़ा ज्यादा हार्ड, ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होती है। ठीक है, नॉर्मल फोर्सेस है, मीडियम होती है। और नो क्रॉस लिंक बिटवीन दी चेन्स, यानी कि इसमें क्रॉस लिंकिंग नहीं होती। थर्मोप्लास्टिक में क्रॉस लिंकेज नहीं होती। हमने पढ़े थे ना टाइप, जिसमें आपने देखा था कि भाई लीनियर है, ब्रांच है और क्रॉस लिंक्ड है, तो ये क्रॉस लिंक नहीं होता। ठीक है, तो पॉलीथीन इसका एग्जांपल है, पॉलीस्टाइरीन एग्जांपल है, पॉलीविनाइल क्लोराइड इसका एग्जांपल है, और टेफ्लॉन। ठीक है, ये हमारे थर्मोप्लास्टिक है, जिन्हें एक बार हीट करते तो आप बार बार इसको चेंज कर सकते हो। ठीक है,
थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स या थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स क्या होते हैं हमारे, विच अंडरगो परमानेंट चेंज ऑन हीटिंग, यानी अगर मैंने इसको हीट कर दिया तो एक बार वो उन्होंने जो शेप ले ली वो स्टेबल रहेगी शेप। आप उसे दोबारा सोचो कि यार नहीं मैं तो घर पे इसको पिघला के इसकी शेप चेंज कर दूंगा, ऐसा पॉसिबल नहीं। ठीक है, तो ये काफी हार्ड प्लास्टिक होती है। सो दे बिकम हार्ड एंड इनफ्यूजिबल ऑन हीटिंग। इनफ्यूजिबल मतलब क्या होता है, दे आर नॉट एबल टू बी चेंज इट शेप, मतलब उनकी शेप जो है वो जल्दी चेंज नहीं होती हीट करने पे। एंड व्हेन हीटिंग दे गेट हाईली क्रॉसलिंक। अब देखो जब इन्हें हीट करते हैं ना तो क्या होता है जनरली कि हीट करने पे मॉलिक्यूल्स है भाई अलग हो जाते हैं, लेकिन ये अलग है भाई साहब। इनमें क्या होता है कि जब इन्हें हीट करते हैं ना तो और ज्यादा क्रॉसलिंक हो जाते हैं, और क्रॉसलिंक होने की वजह से आप जानते हैं क्रॉस लिंकेज में ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है, इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा हो जाती हैं, तो इस वजह से क्या होगा ये स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। जैसे बेकलाइट हो गया, मेलेमाइन हो गया, फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, तो ये कुछ हमारे एग्जाम्पल थे भाई आज की वीडियो में इतना ही। ठीक है, और आई होप आपको समझ आया होगा अच्छी तरह से। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे नायलॉन और उनके अलग अलग सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में। बाय।